नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चनों की 1000 प्लस सीरीज चल रही है। हमारा टारगेट है कम समय में पूरा रिवीजन। यदि आपने थ्योरिकली पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो है टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल। इससे पहले 8 सेट हो चुके हैं, आज है 9वां सेट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। इससे पहले 100 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियो को पक्का देख लें। शुरू करते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, यांत्रिक, सल्लास। आप गैस करो कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक। महावीर स्वामी जी के बारे में कंप्लीट बताता हूं। यदि यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो छूटे ना, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट समझना, एक एक पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के जंत्रिका कबीले के मुखिया थे। उनकी मां त्रिशला लिच्छवी जनजाति की थी। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें केवलाजन के स्वामी के रूप में जाना गया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। सिंह महावीर का प्रतीक है। उनके अनुशासन को चंद्रवाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और उनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी था। लिच्छवी जनजाति की थी, त्रिशला उनका नाम था। और सिद्धार्थ क्षत्रियों के जंत्रिका कबीले के मुखिया थे उनके पिता। अच्छा, ये भी क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने की थी। किसने? ऋषभनाथ ने। और ये पूछा जाता है 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, जो बनारस के राजकुमार थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? क्या नाम था उनका? अभी मैंने पढ़ा है, देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ऑप्शन भी सही है ना, त्रिशला। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें कौन सा है? सबसे प्राचीनतम? नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद्ध, प्रभाष, इनमें से कोई नहीं। तो जमाली उनके दामाद प्रथम शिष्य थे। ठीक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय, तो ऑप्शन बी सही है, मक्खल गोशाल। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अच्छा, आजीवक संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी देता हूं, सुनिए। आजीवक संप्रदाय, ये मतलब जो संप्रदाय था इसके मक्खल गोशाल द्वारा स्थापित हुआ था 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व मक्खल गोशाल द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, आजीविक संप्रदाय की। ये जो संप्रदाय था वो नियत निरपेक्षता के सिद्धांत के चारों ओर घूमता है। मतलब इसका मेन मोटो क्या था? नियत निरपेक्षता का सिद्धांत के ऊपर ये चलता है कंप्लीटली। ठीक है, यह मानता है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है और जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है या होगा
पूरी तरह से पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित है और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर आधारित है, अतः कर्म का कोई उपयोग नहीं है। मतलब आजीवक संप्रदाय क्या मानता है कि जो कुछ हो रहा है या हुआ है वो सब कुछ भगवान की कृपा है, हम जो करते हैं वो कुछ नहीं है। मतलब कर्म का कोई मतलब नहीं है, ये लोग ये मानते हैं। इस पूरे सेंटेंस का यही अर्थ है, ठीक है। और यह परमाणुओं के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में भी जानकारी दे देता हूं इसके साथ। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अपने जन्म के जो 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान, जिसको निर्वाण कहा गया, प्राप्त किया और बुद्ध प्रबुद्ध बन गए। बुद्ध के नाम से जाने गए आत्मज्ञान प्राप्त करते ही। बौद्ध गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में हिरण पार्क में अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। क्वेश्चन बनता है, 5 साथियों को पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया? वाराणसी के पास सारनाथ में हिरण पार्क में, ठीक है। अच्छा, पतंजलि के बारे में बताता हूँ। पतंजलि ने योग शुरू किया और पतंजलि के योग सूत्र में स्कूल का विस्तार किया गया। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। पतंजलि द्वारा योग के इस स्कूल में मुख्य रूप से विभिन्न मुद्राओं में अभ्यास के साथ इस स्कूल के भौतिक पहलू शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350, 1600 और 1398। तो आंसर है 1398, ऑप्शन सी सही है। इनके बारे में सुनिए, तैमूर लंग के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। या तैमूर लंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो परीक्षा में छूटे ना, ठीक है। तैमूर लंग ने हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने के उद्देश्य से 1398 में भारत पर आक्रमण किया। हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने के उद्देश्य से तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर को लगा कि दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान अपने हिंदू अधीनस्थों के प्रति बहुत सहिष्णुता दिखा रहे हैं, इसलिए आक्रमण कर दिया। वो सिंधु नदी पार करके उसने समरकंद से अपनी यात्रा शुरू की और पंजाब में प्रवेश किया। 24 सितंबर 1398 को उसने आक्रमण किया। बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, कई गांव और शहर नष्ट हो गए। तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने तैमूर के भारत पर आक्रमण से पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया था। उसने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। किसने? पीर मोहम्मद ने, जो तैमूर का पोता था। पीर मोहम्मद तब तैमूर से जाकर, जब उसने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया, तब जाकर के पीर मोहम्मद तैमूर से मिला था। जो की पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, पूरी जानकारी मिलेगी तैमूर के बारे में। भटनीर के किले का गवर्नर हार गया और तैमूर ने किले और शहर को नष्ट कर दिया था। उसने आगे प्रस्ताव किया, अपने सैनिकों के साथ सिंधु नदी को पार किया और दिल्ली में प्रवेश किया। तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद दीन महमूद तुगलक को आसानी से हरा दिया गया, क्योंकि वह तैमूर का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मतलब कमजोर था वो। दिसंबर 1398 में महमूद तुगलक और तैमूर की भारतीय सेना के बीच एक और लड़ाई हुई और पानीपत में महमूद तुगलक की सेना को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंका गया। तैमूर द्वारा दिल्ली की इस विजय ने शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लोग मारे गए और दिल्ली खंडहर में परिवर्तित हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मतलब उसके अत्याचारों को इस्लाम के गौरव के लिए होने वाले पवित्र युद्ध के नाम से
जायज ठहराया गया। तैमूर लगभग 15 दिनों तक दिल्ली में रहा और उसने यहाँ की सारी दौलत लूट ली। अपने राज्य में वापस लौटते समय उसने फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू को जीत लिया। उसने 1399 में भारत छोड़ दिया और खिज्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। वह अपने साथ अपने साम्राज्य में हजारों गुलामों और 90 कब्जे वाले हाथियों को लेकर गया और उनके साथ कीमती पत्थर, सोना, सिक्के और उसने भारत को लूट लिया। जो जितने भी उसे मिला, सिक्के, सोना और कीमती पत्थर, हाथी, सबको अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 में लोदी राजवंश की संस्थापक था। कब की स्थापना है इसने? 1451 में। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश को मजबूती से स्थापित किया। वह उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, यामनी वंश का। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की थी? लगभग सभी को पता होगा, भास्कर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, आर्यभट्ट। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्यालय अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। तो कौशाम्बी नहीं था, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला भी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। नमस्कार।